नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं झाबुआ अलीराजपुर लाइव। शख्सियत नाम के हमारे एक खास शो में आज हमारे मेहमान हैं श्री हर्ष चौहान साहब। आप सभी जानते हैं कि बीते पखवाड़े ही वो राष्ट्रीय जनजातीय आयोग के चेयरमैन बनाए गए हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि भारत सरकार ने जो उनके अनुभव हैं उसका लाभ लेने का फैसला किया है और उम्मीद है कि उनके रहते शायद पूरे देश की जो जनजातीय समाज है, आदिवासी समाज है, उनके लिए अब कुछ बेहतर हो सकेगा। मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, पहले आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सर, कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं, क्योंकि एक बड़ी आबादी आदिवासियों की अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बावजूद अभी भी मुख्य धारा से वंचित है और अब एक बड़ी जिम्मेदारी आपके पास है, तो किस तरीके की आप चुनौती मानते हैं और क्या आप ये मानते हैं कि समृद्ध परंपराओं के बावजूद अभी ये समाज वंचित है मुख्य धारा में आने से? मैं जो काम कर रहा हूँ इसके पूर्व में भी और हमारे क्षेत्र में काम करते करते जनजातीय क्षेत्र में कई बार बहुत सी बातें ऐसे लगने लगती है कि शायद इसमें कोई नीति में सुधार हो तो बड़ा बदलाव हो सकता है। तो इसलिए जो नया दायित्व मुझे मिला, इसको लेकर मैं उत्साहित भी हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि उसमें मैं अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकूँगा। आपने जो प्रश्न पूछा कि इतने वर्षों से ऐसा क्यों हुआ, तो हमारा अनुभव ये कहता है कि वास्तव में हुआ ये है कि हमारा जो एक पढ़ा लिखा वर्ग है, क्योंकि पढ़ा लिखा वर्ग ही आगे जाके नीति नियंता बनता है, तो हमारी पढ़ाई में अंग्रेज़ों के ज़माने से जनजाति के बारे में एक परसेप्शन बनाया गया है। और वो केवल भारत की बात नहीं, पूरे दुनिया में ही ये परसेप्शन बना कि जब इंटॉलरेंट रिलीजन्स, जिसको बोलते हैं सेमेटिक रिलीजन्स, उनका जब प्रादुर्भाव हुआ तो अधिकतर लोगों को कन्वर्ट करने के विचार में उन्होंने ये सिद्ध करने की कोशिश की कि जो शेष समाज है वो असभ्य है। ऐसा पूरे दुनिया भर के ट्राइबल एरियाज़ में किया गया। जब उन्होंने किया था तब सौभाग्य से भारत पर उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ, लेकिन अंग्रेज़ों के शासन के बाद जिस प्रकार के एंथ्रोपोलॉजी स्टडी उन्होंने करवाई और हमारे कोर्स में वो सब बातें लाई गई, तो जनजाति समाज है ये, इसके बारे में आज भी बड़े पढ़े लिखे वर्ग में कई प्रकार की भ्रांतियां हैं, जिसको मैं इमेज वर्सेस रियलिटी बोलता हूँ। तो इस इमेज के आधार पर ही देश में जो अच्छा भी सोचते हैं, भारत में संविधान निर्माताओं ने जनजाति समुदाय की ये विशेषता को ध्यान में रखते हुए अपनी धर्म संस्कृति की रक्षा वो कैसे कर सकते हैं, अपनी जीवन पद्धति की रक्षा करते हुए उन जीवन मूल्यों की कैसे रक्षा कर सकते हैं, इसीलिए जनजाति समुदाय के लिए विशेष प्रावधान भी किए। लेकिन वो प्रावधान तो हुए हैं, पर जो नीति बनाते हैं, ख़ास तौर से विकास की नीति बनाते हैं, न्याय की नीति बनाते हैं, उनको जनजाति समाज का रहन सहन, उनके जीवन मूल्य, उनका सामाजिक जीवन, इसके बारे में जानकारी का अभाव है, ऐसा ध्यान में आता है। और इसलिए बहुत अच्छे इंटेंशन से बनाई गई नीतियाँ भी ठीक प्रकार से लागू नहीं हो पाती। और जैसा मैंने बताया कि हमने पढ़ाई ऐसे की है, जिसने जनजाति समाज को प्रत्यक्ष रूप से अनुभूत नहीं किया, उसके दिमाग में जनजाति की छवि बनती है, वो बनती है फिल्में देखकर और अपनी टेक्स्ट बुक पढ़कर। तो मैंने थोड़ा इस पर भी विचार किया कि ऐसा क्यों हुआ है कि हमारी फिल्मों में आदिवासी को कैसे बताते हैं, तो उसको असभ्य, विचित्र वेशभूषा, यहाँ तक कि हेड हंटर्स भी कहा गया। पहले जो किताबें लिखी गई उसमें ये मनुष्य की सबसे पूर्व प्रकार की एबोरिजिनल ये शब्द का प्रयोग किया गया कि अभी वो मनुष्य बनने की स्टेज में है, और उसके आधार पे ही फिल्में बनी उसका। और मैंने सोचा तो ये कहाँ से आया, तो हमारी यहाँ की बॉलीवुड की फिल्में बनती है हॉलीवुड की फिल्में देख के, तो हॉलीवुड में भी यही इसी प्रकार से जनजाति समुदायों को दिखाया गया। तो वो प्रस्तुति हमारे यहाँ भी ऐसी हो गई। उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वो उनको कन्वर्ट करना चाहते थे, गुलाम बनाना चाहते थे, और ये हमारे यहाँ कंटिन्यू किया इसने।
आज़ादी के बाद भी दुर्भाग्य से वो सुधार हमारे एजुकेशन में नहीं हुआ, और इसलिए काम करते हुए ध्यान आता है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति भी जब जनजातीय समुदाय के लिए काम करने की सोचता है तो वो सारी उसकी प्लानिंग उस इमेज के आधार पर है, जबकि वास्तविकता में हमारा जनजाति समाज बहुत सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है। उसके सामाजिक पारिवारिक जो जीवन मूल्य हैं वो ऐसे हैं जो कि वास्तव में आज जो नगरीय समाज में भटकाव हो रहा है उससे भी उसको ठीक किया जा सकता है। सीखने लायक बहुत कुछ है उसमें, पर वो जानते ही नहीं है, और इसलिए सारे इंटरवेंशंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से लेकर पॉलिसी के क्षेत्र तक उसमें गलतियां हो रही हैं, और उसका प्रभाव जैसा अपेक्षित है वैसा नहीं हो रहा है, और कई बार तो ऐसा लगता है कि वो काउंटर प्रोडक्टिव हो रहा है और समाजों में दूरियां बढ़ रही है। तो ये चुनौती वास्तव में बहुत बड़ी है, क्योंकि अच्छे इंटेंशन से काम करने वाला व्यक्ति भी भला करते चाहते हुए भी नहीं कर पाता, क्योंकि उसने जो प्लानिंग की है, उसने जो सोचा है वो यहाँ के लिए अनुकूल नहीं है। तो ये हमको चुनौती लगती है, और आयोग के रूप में हम लेते भी हैं, इसको देखते हैं। तो इसका समाधान आयोग के माध्यम से आप क्या सोचते हैं कि इसका समाधान क्या है? जो परफेक्शन बनाया गया, जो छवि बनाई गई, कैसे बाहर निकला जाएगा? इसके बारे में एजुकेशन पॉलिसी से लेकर भारत की, और सौभाग्य की बात है कि अभी ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है और उसमें नया कंटेंट बनेगा। यहाँ क्या होना चाहिए ये भी आयोग अध्ययन करके शासन को अनुशंसा कर सकता है, उस पर भी हम काम करेंगे। जो प्रशासन है, प्रशासन के प्रशिक्षण में यहाँ अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी आ रहे हैं तो वो जनजाति समुदायों के बारे में सही जानकारी लेकर आएंगे तो बहुत जल्दी और प्रभावी काम कर सकेंगे। तो वो कैसे हो सकता है, इसके लिए भी हम कुछ विकल्प भी क्या ऐड किया जाना चाहिए उनके ट्रेनिंग में, इसके बारे में भी ठीक से अध्ययन करके और उनको सुझाव देंगे कि वो इसको इनकॉर्पोरेट करें। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रशासन सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन करता है। उसी प्रकार से जब नीति बनती है, विकास की नीतियाँ बनती है, तो उन विकास की नीति बनाने वाला जो वो है, वो जो समूह है, उसको भी जनजाति समाज की वास्तविकता समझ में आए, और इसके लिए कई प्रकार की गतिविधियाँ करनी पड़ेगी। स्कूल के सिलेबस से लेके कॉलेज में जब कोई व्यक्ति आता है तो उसको भी अपने अध्ययन के दौरान जनजाति क्षेत्र में जाना, उसको अनुभूत करना, और इसके परिणाम हमने देखे हैं कि जब ऐसे ही वॉलेंटरीली भी जो लोग आते हैं तो उनका परसेप्शन बदल जाता है और वो सही मायने में सही सोचने भी लगते हैं। तो ये किस प्रकार हो, शासन उसमें इनिशिएटिव कैसा ले, जनजाति समाज के लिए जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों तक भी ये बात कैसे पहुँचे कि वो अवेयरनेस आए, कि वो समुदाय को ठीक प्रकार से समझे। क्योंकि दुर्भाग्य से जिस प्रकार की छवि बनाई गई है उसमें जनजाति समुदाय को हम लोग लायबिलिटी मान रहे हैं। जैसे आपने बताया कि मुख्य धारा में वो शामिल नहीं हो सका, तो वास्तव में देश की मुख्य धारा में तो वो है, विकास की मुख्य धारा में वो पिछड़ रहा है, क्योंकि उसके लिए जो विकास की योजनाएं बन रही हैं वो उसके अनुरूप नहीं बन रही। तो वो कैसे ठीक हो, और ये ठीक होने के लिए बहुत आवश्यक है कि पूरा जो नीति निर्धारण से लेके प्रोडक्ट बनाने वाले जो इंजीनियर्स हैं वो भी इस समुदाय की आवश्यकता को ठीक प्रकार से समझें। तो ये लायबिलिटी नहीं है, वास्तव में एसेट है। एक चीज़ सर ये है कि जो पूरे देश के जो आदिवासी इलाके हैं वो वहाँ से एक सबसे बड़ी समस्या है पलायन, शिक्षा की कमी, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की दिक्कतें। आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से मानव अधिकारों के उल्लंघन के सवाल खड़े होते हैं तो ये इन इलाकों को वंचित इलाका बना दिया गया? उनको अच्छी शिक्षा नहीं है, उनके यहाँ कॉलेजेस नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, स्वरोजगार नहीं है, पलायन को मजबूर हैं, उनकी योजनाओं में भ्रष्टाचार है, मनरेगा जैसी योजनाओं में भ्रष्टाचार है। तो इस पर काम करने की ज़रूरत है और किसी भी इंस्टीट्यूशन ने नहीं किया है, खासकर चूँकि अब आपको जिम्मेदारी मिली है। आप क्या सोचते हैं कि कैसे इस व्यवस्था को बदला जा सकता है? हाँ, इसका समाधान जैसे मैंने बताया कि समझ का अभाव महत्वपूर्ण है, और दूसरा यह है कि जनजाति समाज एक तरह से शांत रहने वाला समाज है। दुर्भाग्य से हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है इसमें ऐसा हो गया है कि जो आवाज़ उठाता है उसकी सुनी जाती है। हालांकि संविधान निर्माताओं ने इसको मेंशन किया है अपने उसमें
एक शब्द प्रयोग किया डिफ़ाइन करते समय शेड्यूल ट्राइब को, लोकुर कमेटी में उसको विशेष रूप से डिफ़ाइन किया गया था, शायनेस, कि पूरे देश का जनजाति समाज ऐसा है कि उसमें स्वाभाविक रूप से एक प्रकार का संकोच है और उस संकोच के चलते वो अपनी बात पहुंचा नहीं पाता, और इसीलिए शासन का, प्रशासन का दायित्व बन जाता है कि वो उसकी तरफ ध्यान दे। तो उसको ध्यान दिलाने की आवश्यकता है, क्योंकि अलग अलग समुदाय अपनी आवाज़ ठीक प्रकार से उठा पाते हैं। जनजाति समुदाय में और एक कदम सबको आगे बढ़ के और उस पर काम करने की आवश्यकता है। जहाँ तक शिक्षा का सवाल है तो स्कूल एजुकेशन अपनी जगह ठीक है, लेकिन स्कूल एजुकेशन में होना क्या चाहिए इसके बारे में अभी विचार नहीं हुआ है कि जनजाति समाज जिस प्रकार से रहता है उसके आसपास का जो पर्यावरण है वे उसके लिए सहयोगी ऐसा शिक्षा में क्या बात होनी चाहिए, उसका प्रकार किस प्रकार से होना चाहिए, उस पर अभी 70 सालों में काम बहुत कम हुआ है। नई एजुकेशन पॉलिसी से उम्मीद है कि ये सब बातें हो सकेगी। सर, बीते 5-6 सालों में एक नए तरीके के कई संगठन आए हैं, देश के कई इलाकों में आए हैं, और उनका कहना है कि वो संवैधानिक हकों की बात तो करते हैं, लेकिन साथ में उनकी मांग है कि आदिवासियों को अलग धर्म कोड दिया जाए। वो कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं हैं, और उन पर भी आरोप लगते हैं कि वो सियासत कर रहे हैं। तो इस संबंध में आपकी निजी राय क्या है कि ये इस तरीके के जो संगठन हैं उनकी मांग कितनी वाजिब आपको लगती है? इस प्रकार की बहस हमेशा से ही रही, क्योंकि मैंने बताया अंग्रेज़ों का एक इंटेंशन था कि किस तरह से पूरे समाज को तोड़ा जाए। तो सेंसस की शुरुआत से ये कोशिश करते रहे कि किस तरह से जनजाति समुदाय को शेष समाज से अलग बताया जाए, और लेकिन कई प्रमाण ऐसे मिलते हैं जब वहाँ के सेंसस कमिश्नर ने, मुझे ठीक प्रकार से सेंसस 1891 और 21, इसके 2 सेंसस कमिश्नर जो हैं उन्होंने अपने रिपोर्ट में ये लिखा है कि जनजाति समुदाय को हिंदू समाज से अलग करना मुश्किल है। उससे बहुत स्पष्ट ध्यान में आता है कि उनको ये इंस्ट्रक्शन थे कि आप अलग बनाओ। उन्होंने कहा कि अपन अगर उनको प्रकृति पूजक करके अलग करेंगे तो शेष जो हिंदू समाज है वो भी प्रकृति की पूजा करता है, तो हम इनको कैसे अलग कर पाएंगे। तो ये कमेंट है, रिकॉर्ड में है ये। तो ऐसा ध्यान में आता है कि लंबे समय से ये चल रहा है, अलग अलग राजनीतिक कारणों से सब होता है। और धर्म ये एक विषय ऐसा है, धर्म बोलने में भी कई बार गड़बड़ हो जाती है। वास्तव में रिलीजन शब्द पे वो डिबेट कर रहे हैं, और ठीक है, अब वो चलेगा, समुदाय उसका जवाब भी देगा, और वो धर्म कोड की मांग आदि चल रही है। पर उसको जो मांग करने वाले हैं उनको शायद रिलीजन और धर्म का अंतर नहीं पता। और अगर देखा जाए रिकॉर्ड में, तो जो लोग क्रिश्चियनिटी में या कन्वर्ट हो गए हैं उससे बचा हुआ जो जनजाति समुदाय है, ये इतने वर्षों से उसका 95% जनजाति समुदाय अपने आप को हिंदू अपनी स्वेच्छा से दिखाता आया है। तो ये एक इंटेलेक्चुअल लोगों की डिबेट है, और मुझे लगता है कि उसमें अपने आप ठीक दिशा मिल जाएगी लोगों को। पर बड़ा जनजाति समुदाय बहुत स्पष्ट है, अभी भी वो 95% समुदाय हिंदू लिखाता आया है। तो अब सर, जैसे कई लोग ये मांग कर रहे हैं कि देश के कई इलाकों में जो संविधान में 5वीं अनुसूची की व्यवस्था है वो लागू है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, लेकिन कई राज्यों में ये लागू नहीं है, जिनमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। उसकी मांग की जा रही है, हाई कोर्ट में पिटीशन भी लगी है। आप क्या सोचते हैं आयोग के चेयरमैन होने के नाते कि क्या पूरे देश में एक समान जब अनुसूचियां हैं तो ये व्यवस्थाएं लागू होनी चाहिए, या इलाके में फ़र्क होता है उस हिसाब से लागू होना चाहिए? 5वीं और 6वीं अनुसूची के बारे में जी हाँ, वो संविधान निर्माताओं ने अलग अलग परिस्थितियों को ध्यान में रखते ही उस प्रकार की बनी थी। उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान के रख कर भी किया था उसको, और मेरा ऐसा मत है कि वो ठीक निर्णय था बिल्कुल, क्योंकि जिस प्रकार से बताया कि जनजाति समुदाय की जो विशेषताएं थी और उनकी जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं वो बनी रहे, उनके आसपास उनकी ज़मीनें और उनके आसपास का वन, इसको वो सुरक्षित रख पाएँ, और वो एक सक्षम एम्पावर्ड कम्युनिटी के रूप में रह सकें।
इसके लिए जो 5वीं और 6ठी अनुसूची बनी थी, बहुत अच्छे प्रावधान रहे उसमें, और उसके कारण बहुत कुछ बचा है। आगे भी मुझे लगता है कि उसका ठीक प्रकार से पालन हो, इसकी आवश्यकता है। और हमारे पास दायित्व है ही उसी का, आयोग के पास ये दायित्व है कि जिस प्रकार की शासन की मंशा है और उसके अनुरूप उसका पालन होता रहे, वो देखें। पालन में कहीं कहीं कई बार कमजोरियां हुई हैं, ऐसा भी नहीं कह सकते कि वो इंटेंशनल हुई है, पर वो जैसे मैंने कहा, समझ के अभाव में कई बार ऐसा हुआ है। तो वो समझदारी बढ़े और उनका पालन करते हुए जनजाति समुदाय अपने धर्म संस्कृति की रक्षा करते हुए देश के विकास में भागीदार बने, इस पर काम करने की आवश्यकता है। आयोग इसके बारे में अध्ययन भी करेगा, शासन को भी सुझाव देगा, और जनजाति समाज भी उसके प्रति जागरूक हो अपने अधिकारों के प्रति, और वो ठीक प्रकार से ले सके नीचे। उसके लिए प्रशासन उनको बहुत अच्छा सहयोग कर सके। इसके लिए जिस प्रकार के सुझाव देने हैं, अनुशंसा करनी है और जिस प्रकार के अध्ययन करना है, वो सब हम आयोग के नाते करेंगे। जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल्स होती हैं 5वीं अनुसूची के तहत मध्य प्रदेश में काफ़ी समय से हैं, वो मौजूद हैं, लेकिन आरोप ये लगता है कि जो रूलिंग पार्टी होती है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उसके कुछ विधायकों को उसका सदस्य बना दिया जाता है। ज़मीन पे वो कमेटियां काम नहीं कर पाती हैं। कई रेगुलेशंस ऐसे हैं जो एग्जीक्यूट होने चाहिए, लागू होने चाहिए, वो लागू मध्य प्रदेश में नहीं हो पाए। चूँकि आप एमपी से आते हैं, तो यहाँ पे क्या फोकस होगा इन जो रेगुलेशंस हैं जो होने चाहिए उनको लेके? उसमें जो मुझे ध्यान में आता है कि कमी रह जाती है कि जो सदस्य बनते हैं उन्होंने कभी ठीक प्रकार से उसका अध्ययन करके और शासन को समझाया नहीं। कई जगह हुआ ऐसा, मध्य प्रदेश में भी कुछ मामलों में तो हुआ ही है, लेकिन इसकी ज़्यादा आवश्यकता है कि जो एडवाइजरी काउंसिल में जो प्रतिनिधि पहुंचते हैं, समाज से भी पहुंचते हैं, उन्होंने अपनी बात को ठीक प्रकार से सामने रखना चाहिए। नियमों में और बाकी सब में तो बहुत सारे प्रावधान हैं, पर उसके क्रियान्वयन के लिए जो नीचे सबऑर्डिनेट रूल्स बनते हैं, फिर उसके नीचे जब एग्जीक्यूशन लेवल पे जाकर और प्रशासन को जो निर्देश दिए जाते हैं, उसमें अगर सुधार के लिए ये ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल ठीक प्रकार से सुझाव दे, तो अधिकांश क्षेत्रों में ऐसा ध्यान में आता है कि जो पॉलिटिकल हमारा सिस्टम है, उनमें उस प्रकार की बातें हैं, संवेदनशीलता भी है, वो ठीक हो जाए तो होने लगेगा, और हो भी रहा है। जैसे अभी एक ट्राइबल पीएसी मध्य प्रदेश ने इनिशिएटिव लिया, और जो पेशा की रूल्स नहीं बने थे, उसका काम भी अब शुरू आगे चल के कर रहे हैं। ऐसे सब मामलों में ये हो सकता है। अच्छा वातावरण बन रहा है, क्योंकि अब नया जनजाति नेतृत्व जो है, युवा जनजाति है, जो ज़्यादा अवेयर है पहले की तुलना में, वो अब अपनी वॉइस रखने की स्थिति में आ गया है। इसमें टाइम लैग हुआ है, क्योंकि जनजाति समुदाय में एजुकेशन और इसमें थोड़ा सा देर लगी, क्योंकि वो हेजिटेंट भी थे ज़्यादा एजुकेट होने में। पर अब अच्छी उम्मीद है, और मुझे ऐसा लगता है कि सारे ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल्स और आयोग और मंत्रालय सब मिलके अच्छा काम कर सकते हैं। पैसा एक्ट को लेकर सर ये चीज़ देखने में आती है कि ज़मीनी क्रियान्वयन नहीं है। जैसे कि पैसा एक्ट में खनिज है, उद्योग हैं, इन पर पहला हक जो है स्थानीय आदिवासियों का होना चाहिए। मध्य प्रदेश समेत तमाम राज्यों में, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, आरोप यही लगते हैं कि बाहरी लोग आके उस संपदा का खनन करते हैं, लाभ उठाते हैं, और वो श्रमिक के रूप में रह जाते हैं। उसके पीछे भी कारण तो यही है कि प्रशासन और समाज दोनों में उसमें अवेयरनेस की कमी है, और प्रशासन में अवेयरनेस की कमी होने के चलते कहीं तो अभी ठीक से रूल्स बने नहीं हैं। जैसे मध्य प्रदेश में भी अभी वो फिर से बनाने की बात चल रही है, तो चूँकि रूल्स ही ठीक से डिफाइन नहीं हुए, इसलिए वो काम रुका हुआ है। हम लोग इसका आग्रह करेंगे, पूरे देश भर में इसका आग्रह करेंगे आयोग के नाते, कि वो जल्दी से नीचे तक के रूल्स फॉर्मुलेट हों। रूल्स बनने के बाद में वो समाज में गांव स्तर तक लोग कैसे एजुकेट हों वो अपने अधिकारों का उपयोग करने के लिए, उसके बारे में ठीक से प्रशिक्षण हो, अवेयरनेस हो, और ऐसा करने से ये हो सकता है। अंतिम सवाल है सर, मनरेगा जैसी स्कीम लाई गई थी और उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा आदिवासी क्षेत्रों में होना था, सभी वर्ग के लिए है, लेकिन माना जाता है कि ये पलायन को मजबूर होने वाला वर्ग है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा होना था। लेकिन देखने में आता है कि पूरे देश में मनरेगा
को लेकर ये धारणा बन गई है कि ये भ्रष्टाचार की योजना है। जो श्रमिक है उनको समय पे न वेतन मिलता है, न उनको काम मिलता है, कागज़ों पर दर्शा दिया जाता है और वो पलायन को मजबूर हो जाते हैं। तो ये जो मनरेगा जैसी योजनाओं में आदिवासियों को लेकर जो भ्रष्टाचार है, उस पर आयोग कब सख्त होगा? आयोग इसमें जो कर सकता है, आप जो कह रहे हैं उसमें कुछ काम हुआ और कुछ नहीं भी हुआ है, और आयोग इस बात में ज़रूर एक मॉनिटरिंग कर सकता है कि अलग अलग जनजाति क्षेत्रों में जो मनरेगा की योजना है उसको रिव्यू किया जाए और ग्राउंड लेवल पर रिव्यू किया जाए। क्योंकि आप कह रहे हैं कि जैसे आंकड़ों में तो वो ठीक ही लगता है सब, पर अगर ठीक से रिव्यू करेंगे और समुदाय में भी इसको लेके थोड़ी सी जागरूकता की आवश्यकता है, वो अगर किया तो ठीक हो सकता है। क्योंकि नीति वो बहुत अच्छी है, जहाँ पे पालन करने वाले ठीक लोग थे उसका बहुत लाभ समुदाय को हुआ है, अलग अलग समुदायों को हुआ है, सभी को हुआ है। जहाँ ये कमी रह गई है, कैसे ठीक हो सकता है, इसकी मॉनिटरिंग के अभाव में ये नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बहुत नीचे तक ये जाता है, तो उसको और अच्छा करने की आवश्यकता है। हम लोग उसका कोई एक फॉर्मुलेट करेंगे कि वो बहुत अच्छी, ट्रांसपेरेंट और बहुत संवेदनशील व्यवस्था बन सके। तो आपने हर्ष चौहान साहब को सुना, राष्ट्रीय जनजाति आयोग के चेयरमैन हैं। उन्होंने अपनी पूरी राय बेबाकी के साथ रखी। उनके इस इंटरव्यू पे आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बने रहिए आप झाबुआ अलीराजपुर लाइव के साथ।